हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, वो क्लास 12 पे बात करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर रखा था चैप्टर। तो सरफेस केमिस्ट्री में आज जो हम बात करेंगे, हमने कोलाइडल सॉल्यूशन का बेसिक पढ़ लिया था, क्या क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेटेरोजेनिटी। इसको हेटेरोजेनिटी बोलते हैं, हेटेरोजेनिटी। तो मैंने आपको बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स। कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो याद होगा आपको, होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर मैंने डिफरेंस बताया था। तो क्या होती है इसकी पहली प्रॉपर्टी, हेटेरोजेनिटी, यानी कि ये जो सॉल्यूशन होता है ये कैसा होता है, हेटेरोजेनस सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होगा, हेटेरोजेनस। मीन्स क्या हुआ हेटेरोजेनस का, कि आपने ये कंटेनर में लिया, यहाँ पे कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया आपने, ठीक है। अब हेटेरोजेनस का मतलब होता है कि इस पूरे सॉल्यूशन में थ्रू आउट द बल्क द कंपोजिशन होगा, जो कंपोजिशन होगा वो अलग अलग होगा। मान लीजिए आपने यहाँ से कोई केमिकल सैंपल लिया और यहाँ से कोई केमिकल सैंपल लिया और यहाँ से सैंपल लिया, तो ये तीनों जो सैंपल हैं ये आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे कंपोजिशन के अंदर। इनका कंपोजिशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेटेरोजेनिटी है। यानी कि जो आप डिस्पर्स्ड फेज जो मिक्स करोगे डिस्पर्शन मीडियम में, वो सेम नहीं होगा, वो एक ही तरीके से या यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगी पूरे के पूरे मीडियम में। वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंसंट्रेशन से, तो कहीं कुछ ज़्यादा कंसंट्रेशन, कहीं कुछ मॉलिक्यूल कम होंगे, इस तरीके से मिक्स होता है। उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनिटी कहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, हेटेरोजेनिटी, यानी कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, वो याद रखना। सेकंड जो हम प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं, वो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है ब्राउनियन मोमेंट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ब्राउनियन मोमेंट। क्या होता है ब्राउनियन मोमेंट, कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें जो आपके कोलाइडल फेज, जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द मिक्सचर क्या करते हैं, जिगजैग मोशन में मूवमेंट करते हैं। जिगजैग मोशन मीन्स इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। वो कौन कौन मूवमेंट करते हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो जिगजैग मोशन है आपका, जिगजैग मोशन है, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ये रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने, बॉटनिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर की थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो सिंपली ब्राउनियन मूवमेंट क्या हो गया, जिगजैग मोशन ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स इन कोलाइडल सॉल्यूशन नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों होती है ये ब्राउनियन मूवमेंट, कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली कोलाइड करते हैं डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स के साथ में। कंटिन्यूसली कोलाइड करने की वजह से ये क्या करते रहते हैं, जिगजैग मोशन करते रहते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। और ब्राउनियन मूवमेंट का सिंपली मीन्स क्या हुआ, जिगजैग मोशन में मूवमेंट हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पोर्शन होता है या प्रॉपर्टीज होती है। थर्ड जो हम बात करें इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, वो प्रॉपर्टी आती है इसकी टिंडल इफेक्ट। क्या आती है, टिंडल इफेक्ट। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन, बाय कोलाइडल सॉल्यूशन, या हम बात करें बाय द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, कि क्या होता है, लाइट की स्कैटरिंग होना, उसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कैसे होती है लाइट की स्कैटरिंग, देखना स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल कुछ हम बात करें। इसको हम कंपेयर करेंगे टिंडल इफेक्ट को शो करने के लिए, कि हमने क्या लिया, ये हमने प्योर सॉल्यूशन ले लिया। मान लीजिए क्या लिया हमने, ये प्योर सॉल्यूशन लिया। प्योर सॉल्यूशन में से अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम निकालोगे, यानी कि आप कोई भी टॉर्च से आप इसमें से रोशनी पास करोगे, तो क्या होगा, आपका जो पाथ है
वो यहाँ से सॉल्यूशन में से थ्रू आपको पास आउट होता हुआ नहीं दिखेगा, यानी कि यहाँ से आपको आपका पाथ दिखेगा बैटरी का। फिर जो सॉल्यूशन रखा हुआ है ये क्या है हमारा ट्रू सॉल्यूशन। फिर इस सॉल्यूशन के अंदर आपको पाथ नहीं दिखेगा और फिर बाहर जाते हुए पाथ दिखेगा, ये ट्रू सॉल्यूशन के अंदर होता है। लेकिन यहीं अगर हम क्या कर ले, हमारा क्या ले ले, कोलाइडल सॉल्यूशन ले ले, कोलाइडल सॉल्यूशन ले ले, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में से जब आप ये बैटरी से मोनोक्रोमेटिक बीम डालोगे तो क्या होगा कि आपको इस जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें से भी क्या होगा, आपको पाथ विजिबल होगा। क्या होगा, आपको पाथ विजिबल होगा। किस तरीके से लाइट जाती हुई दिखेगी इस बीम में से भी, यानी कि इस पाथ में से। तो ये क्या करेंगे, पाथ विजिबल करेंगे। ये जो पार्टिकल्स हैं होंगे डिस्पर्स्ड फेज के, वो क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेंगे। क्या करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जो पाथ विजिबल हो जाएगा हमारा इस कोलाइडल सॉल्यूशन में से, इसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इस टिंडल इफेक्ट पे पर्टिकुलर मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको दूंगा, या फिर यहाँ पे ऊपर इसका यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर वीडियो के अंदर, तो वहाँ से आप उसको क्लिक कीजिए और प्रैक्टिकली मैंने दिखा रखा है कि कैसे टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात होती है हमारे पास। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन की पहला इसका हमने बात की हेटेरोजेनिटी होती है इसके अंदर। दूसरे हम बात की ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट मींस सिंपली इसके जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स फेज के, वो जिगजैग मोशन करते हैं। सिंपली रीजन क्या होता है कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, इसलिए इसकी ब्राउनियन मूवमेंट होती है। ठीक है, थर्ड हमने बात की टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जस्ट क्या है, सिंपली क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। आपने देखा भी होगा स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है घरों में जो रोशनदान होते हैं वहां से जो लाइट आ रही होती है, वहां से उस पर्टिकुलर लाइट के अंदर हमें ना पार्टिकल्स, जैसे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल उनका मोशन ऐसे दिख रहा होता है। बाकी कहीं डस्ट के पार्टिकल पूरे रूम में होते हैं लेकिन बाकी हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जहां रोशनदान से रोशनी आ रही होती है, बिल्कुल सूर्य की रोशनी, उस रोशनी में आपको ऐसे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो वो जनरली क्या होता है, वो टिंडल इफेक्ट होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें ऐसे मूवमेंट से दिखाई देती है उनके अंदर। ठीक है, और हम बात करें और इसके जो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जनरली क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, या हम बात करें इलेक्ट्रिकल नेचर। क्या होता है इलेक्ट्रिकल नेचर में कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन होते हैं, या फिर हम बात करें कोलॉइड्स जो होते हैं, ये कोलॉइड्स क्या होते हैं, ये होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इन पे क्या होता है, चार्ज होता है। अब चार्ज कोई भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, आपका नेगेटिव चार्ज भी होता है। अच्छा, अब ये चार्ज आया कैसे, अगर हम ओरिजिन ऑफ चार्ज की बात करें, ओरिजिन ऑफ चार्ज, तो वैसे तो 3-4 इसके रीजन है। जो इसका मेन रीजन है वो, इसका रीजन जो होता है वो होता है एडजॉर्प्शन करने का रीजन। तो मेन रीजन क्या होता है ओरिजिन ऑफ चार्ज का स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है, एडजॉर्प्शन, कि ये क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन ऑफ आयन करते हैं, एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन करते हैं आयंस का। कैसे करते हैं आयंस का एडजॉर्प्शन, सुनना कि मैं एक लेता हूं कि मेरे पास क्या है, सिल्वर आयोडाइड का एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया। सिल्वर आयोडाइड के सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया। तो ये जो सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, मान लीजिए सिल्वर आयोडाइड का पार्टिकल है, ये क्या करेगा, जो कॉमन आयन है, यानी कि यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड में कॉमन आयन कौन सा है, I- है, तो ये क्या करेगा, इस I- को अपनी जो सरफेस है उस पर एडजॉर्ब कर लेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे I-, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये चार्ज क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा। ये क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया, ये तो सिल्वर आयोडाइड है, और ये क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज इसके एडजॉर्ब हो गया। ये तो पूरा क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड पार्टिकल। कोलॉइड पार्टिकल, ये क्या बन गया आपका, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड पार्टिकल बन गया। तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं, ये एडजॉर्प्शन करते हैं आयंस का, कॉमन आयंस का। दो जो सॉल्यूशन है उनमें जो कॉमन आयंस है उनका क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन करते हैं। जैसे एक और बात हमने अगर देखें कि ये AgI का ही सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये AgI का सॉल्यूशन लिया हमने और इसमें हमने मिला दिया AgNO3। तो इस AgNO3 से जो Ag+ है उसका क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा इस AgI के सरफेस पर। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो कुछ इस तरीके से,
कि AgI था हमारा, ये जो AgI का मॉलिक्यूल होगा, अब की बार किसका एडजॉर्प्शन हो जाएगा, Ag+ का एडजॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से Ag+. तो अब जो हमारा पार्टिकल होगा, अब जो हमारा जो कोलॉइड होगा वो कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड पार्टिकल। तो जनरली क्या मतलब हुआ, सिंपली मीन्स ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो हमारे कोलॉइड पार्टिकल्स होंगे वो चार्ज्ड होंगे, चाहे तो नेगेटिव पार्ट हो, चाहे तो नेगेटिवली चार्ज हो, और चाहे क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो। यही तो रीजन है ना इसका। हम क्या कहते हैं, हम आपको याद होगा कि हमने एक बात कही थी कि ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं या ये हम कहें कि सेटल नहीं होते, जल्दी से सेटल डाउन नहीं होते, या प्रेसिपिटेशन इनका नहीं बनता। तो रीजन क्या है प्रेसिपिटेशन, हमने कहा कि जो सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन का क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन बन जाता है या सस्पेंडेड सॉल्यूशन का। तो होता क्या है, जैसे ये मान लीजिए इस सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन में इस फॉर्म में रहेगा, ये AgI इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मान लीजिए, ये AgI इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो ये कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते या प्रेसिपिटेटेड नहीं होते या फिर सस्पेंशन में कन्वर्ट नहीं होते। ये रीजन है इनका सेटल डाउन नहीं होने का कि इनकी सरफेस पे क्या होगा, चार्ज होगा, कि एक मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली दूसरे मॉलिक्यूल पे भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक ही तरीके का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा एक बार में। तो ठीक है, अगर आपने AgI के अंदर पोटेशियम आयोडाइड मिलाया तो I ही एडजॉर्ब करेगा, अगर आपने AgI में पोटेशियम सिल्वर नाइट्रेट मिलाया तो वो Ag ही एडजॉर्ब करेगा। तो इस तरीके से सारा का सारा क्या बनते हैं, ये क्या हो जाते हैं, चार्ज्ड हो जाते हैं, और चार्ज होने की वजह से क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और क्या नहीं होते, ये जल्दी से सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कौन सी, इलेक्ट्रिकल नेचर की, या हम बात कहें कि ये क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही ये जो हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो एक और फिनोमिना शो करते हैं। उस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। देखो क्या शो करते हैं ये, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट of colloidal particles under an electric field called electrophoresis। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या कि कोलॉइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा देते हैं तो मूव करते हैं वो। अब ये क्या काम आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो अगर हमें कोलॉइडल पार्टिकल्स पे देखना है भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल है या पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स है, तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम दे सकते हैं। होता क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस इस तरीके की एक यू ट्यूब शेप होती है, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये होता है, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, टर्मिनल्स लगे होते हैं, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड, या एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात करें, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड की बात करें। ठीक है, ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये मान लीजिए नेगेटिव है। अब यहाँ पे क्या फिल कर दिया जाएगा, यहाँ पे आपका सारा का सारा कोलॉइडल सॉल्यूशन फिल कर दिया जाएगा। इसके अंदर सारा क्या कर दिया जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम है आपका। अब आपका जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, उसमें क्या होगा, उसमें आपको पता है या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो और क्या करते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो, तो आपको पता है अगर आपका जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो किस टर्मिनल की तरफ जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और अगर नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो किस टर्मिनल की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज है, जैसे हमने ये वाला लिया था AgI, और इस पे क्या थे, हमारे I वाले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, इस तरीके से थे। ठीक है, अगर सॉल्यूशन में ये हैं, हमें पता है इस प्रकार का हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो वो किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ। तो सारे कोलॉइड पार्टिकल्स हैं वो हमारे एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा क्या कि हमारा कौन सा किस प्रकार की जो कोलॉइडल पार्टिकल है उसकी नेचर कैसी है, उसकी नेगेटिवली नेचर है, यानी कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। इस तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस काम करता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस सिंपली है क्या कि कोलॉइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट है किसके फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर।
ये कैसे क्या काम करता है, इससे हमें पता चल जाएगा कि चार्ज कौन सा है हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स पे, ठीक है। और ये वैसे काम भी आता है कि कोलाइडल पार्टिकल से हमें प्रेसिपिटेशन करवाना हो तो अगर आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस काफ़ी टाइम तक करवाया, काफ़ी टाइम तक करवाने का मतलब क्या है, आपने नेगेटिव चार्ज बोले काफ़ी देर तक एक ही इलेक्ट्रोड पे काफ़ी अमाउंट में इकट्ठे कर लिए तो वो प्रेसिपिटेटेड भी हो जाते हैं, तो ये प्रेसिपिटेशन के भी काम आता है। तो इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, है इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल पार्टिकल्स की कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कैसे करवाते हैं। वैसे तो मैंने भी आपको ब्रीफली तो बताया, और कैसे करवा सकते हैं कोगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन हम कोलाइडल पार्टिकल्स का या कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कोगुलेशन, और हम कह सकते हैं इसको फ्लक्चुएशन भी कह सकते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल पार्टिकल्स, कि कैसे आप कोगुलेट करा सकते हो, फ्लक्चुएशन करवा सकते हो या फिर प्रेसिपिटेशन भी करवा सकते हो। फ्लक्चुएशन का मीन्स क्या होता है, फ्लक्चुएशन का मीन्स ये होता है कि जो आपने हमने अभी क्या कहा था कि हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते सॉल्यूशन में, वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, सेटल डाउन नहीं होंगे। अगर हम इनको सेटल डाउन करा लें बॉटम पे तो इनका क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे वो इकट्ठे हो जाएंगे, किसी तरीके से एक जगह इकट्ठे हो जाए। जैसे देखो ये हमारा क्या था, कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स क्या है, मूवमेंट कर रहे हैं। अगर आपने इनको एक जगह इकट्ठा कर लिया या फिर ये सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो गए इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, इनका प्रेसिपिटेशन हो गया, फ्लक्चुएशन हो गया, कोगुलेशन हो गया। तो ये जो फिनोमिना है इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन कहते हैं, या प्रेसिपिटेट करवाने को क्या कहते हैं, हम फ्लक्चुएशन कहते हैं, ठीक है। अगर इसकी मैं डिफाइन की बात करूँ तो देखो, द फिनोमिना of precipitation of a colloidal solution by addition of excess of an electrolyte, excess of an electrolyte is called फ्लक्चुएशन। तो सिंपली मीन्स क्या हुआ कि आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट डालकर उस कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या प्रिपेयर कर लें, प्रेसिपिटेट प्रिपेयर कर लें, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन, फ्लक्चुएशन कहते हैं। जैसे देखो ये हमने हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, अब कोलाइडल सॉल्यूशन में हमें पता है क्या है हमारे पास, ये मान लीजिए AgI था हमारे पास और इस पर पॉजिटिवली चार्ज या माने कि नेगेटिवली चार्ज हमारे पास क्या है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है जो इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसकी सरफेस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ऐसे हमारे पास पार्टिकल्स हैं जिस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब हमें क्या करवाना है, प्रेसिपिटेट करवाना है या कोगुलेट करवाना है, या हम बात करें इकट्ठा करना है इनको एक जगह। अभी तो देखो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेंगे, लेकिन अगर मेरे को इनको प्रेसिपिटेट कराना है, इकट्ठा करना है, जमा करना है एक जगह, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनके ऊपर से ये क्या करना पड़ेगा, अगर मैं नेगेटिव चार्ज हटा दूं तो ये क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे, फ्लक्चुएट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से डालता हूँ मैं इलेक्ट्रोलाइट, क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें मान लीजिए एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आ जाएगा इसके अंदर। अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज ये ऊपर जो सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और जैसे ये न्यूट्रलाइज होते जाएंगे ये एक दूसरे के साथ में चिपक जाएंगे, या हम कहें इकट्ठे हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा सारा का सारा। अभी जो ये फ्रीली मूव कर रहे थे फिर क्या हो जाएंगे, इस तरीके से ये सारे के सारे मॉलिक्यूल यहाँ हमें बॉटम में इकट्ठे मिल जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और ये क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा या फ्लक्चुएशन हो जाएगा या प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन या कोगुलेशन कहते हैं, ठीक है। इस फ्लक्चुएशन और कोगुलेशन के रिगार्डिंग हम एक रूल पढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल होता है, जिसको हम कहते हैं हार्डी-शेल्जे रूल। वो देखो क्या होता है हार्डी-शेल्जे रूल, इसी फ्लक्चुएशन और कोगुलेशन के रिगार्डिंग ही होता है। वो क्या पढ़ेंगे हम, हार्डी-शेल्जे रूल। क्या कहता है हार्डी-शेल्जे रूल, कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ
एक्टिव आयन और फ्लक्चुलेटिंग आयन greater the coagulating power. Greater the valency of active ion or fluctuating ion, greater the coagulating power of that ion. कि सिंपली मतलब क्या हुआ, सिंपली मीन्स हुआ इसका कि भाई कोई भी हमारा जो आयन है, जैसे हमने अभी बात की कि ये जो एनायनिक हमारा सोल है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हम पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसके अंदर यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमारे पास अच्छा हो। तो कौन ज़्यादा इसको न्यूट्रलाइज या कौन जल्दी से जल्दी इसको कोगुलेट करेगा जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल के लिए देखो हमारे पास, जैसे मैं बात करूँ एग्जांपल की, तो ये हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज आयन है, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड का नेगेटिवली चार्ज जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम +2 भी है, सोडियम प्लस भी है और एल्यूमिनियम +3 भी है। तो इनकी जो कोगुलेटिंग पावर होगी, कोगुलेट करने की पावर होगी, वो इनकी वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि वैलेंसी की वैसे तो फोर्स पावर के बराबर होती है, यानी कि जिसकी वैलेंसी ज़्यादा उसकी कोगुलेट करने की टेंडेंसी भी या कोगुलेटिंग पावर भी ज़्यादा होगी। तो ये इसका हार्डी-शेल्जे का लॉ था। यानी कि Al+3 जो नेगेटिवली चार्ज हमारा ये आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है, इसको सबसे ज़्यादा क्या करेगा, कोगुलेट करेगा, जल्दी कोगुलेट करेगा एज कम्पेयर टू Mg+2 और Na+2। अगर हम बात करें हमारे पास मान लीजिए ये है एक कोलॉइड FeOH3 और इसके सरफेस पे मान लीजिए Fe+2 एडजॉर्ब हो रखा है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल हो गया। तो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल है, इसको कौन करेगा, नेगेटिव आयन जो है इसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब नेगेटिव आयन इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो क्या होगा, देखो नेगेटिव आयन इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो नेगेटिव आयन की जो टेंडेंसी होगी, मान लीजिए हमारे पास ये है FeCN4 -4, ठीक है। और हमारे पास है मान लीजिए फॉस्फेट आयन, और है हमारे पास सल्फेट आयन, और है हमारे पास क्लोरीन आयन। तो इनकी जो कोगुलेटिंग टेंडेंसी होगी वो सबसे ज़्यादा इस कॉम्प्लेक्स आयन की होगी, फिर फॉस्फेट की होगी, फिर सल्फेट की होगी और फिर कोलाइड की होगी। तो हार्डी-शेल्जे यही कह रहा था कि जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, कोगुलेटिंग पावर होगी। अब हम बात क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ, नया टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कि हम चाहते हैं कि हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो प्रोटेक्ट हो जाए, या हमारा कोलॉइड जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए, उसका प्रेसिपिटेशन ना हो। तो हम उसके लिए क्या एक टर्म यूज करते हैं या कैसे करते हैं वो हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का हम प्रोटेक्शन कैसे करें। जैसे हमारे जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं, जैसे गोल्ड का सोल, सिल्वर का सोल, ये जनरली क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी कोगुलेट हो जाते हैं, इनका बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो सिल्वर और गोल्ड के सोल हैं इनका प्रेसिपिटेट ना बने, तो हम क्या करते हैं, तो इस जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं इनके अंदर हम क्या मिला देते हैं, लायोफिलिक सोल मिला देते हैं। जैसे जिलेटिन मिला दिया, स्टार्च मिला दिया, ऐसे कुछ लायोफिलिक सोल मिला देते हैं। तो लायोफिलिक सोल क्या करते हैं, इन लायोफोबिक सोल के ऊपर क्या कर देते हैं, एक कवर कर लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, जिससे क्या होते हैं ये इजीली कोगुलेट नहीं होते, और क्या हो जाता है इन लायोफोबिक सोल्स का क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स का सिंपली मीन्स क्या हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स by adding some lyophilic colloids, protection of lyophilic colloids from precipitation by adding some lyophilic colloids, known as protection of colloid, known as protection of colloids।
प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे हमारे लायोफोबिक सोल हो गए, कौन से, एजी का सोल, एयू का सोल, इन पे क्या ऐड कर देते हैं हम, इनमें ऐड कर देते हैं जैसे जिलेटिन ऐड कर दिया, जैसे स्टार्च ऐड कर दिया, रबर ऐड कर दिया, ये चीज़ें ऐड कर देते हैं, जिससे क्या हो जाती है, ये सोल जल्दी से कोगुलेट नहीं होते, प्रेसिपिटेटेड नहीं होते। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अब प्रोटेक्शन के जो प्रोटेक्शन है उसके रिगार्डिंग एक टर्म यूज होती है बहुत ज़्यादा, उसका हम डिस्कस करेंगे कि किसकी कितनी प्रोटेक्टिंग पावर है। उस प्रोटेक्टिंग पावर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है हमारा गोल्ड नंबर से। हम क्या करते हैं, गोल्ड नंबर से किसी भी ये जो प्रोटेक्टिंग हमारे क्या हैं सोल्स हैं, जो लायोफिलिक सोल्स हैं, इनकी प्रोटेक्टिंग पावर की किसकी कितनी प्रोटेक्टिंग पावर है, इसको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, गोल्ड नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस पर भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो गोल्ड नंबर क्या होता है वो देखते हैं हम। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हम गोल्ड नंबर क्या होता है। तो गोल्ड नंबर जनरली क्या है कि हम जो हमारा सोल मिला रहे हैं, प्रिवेंटिंग जो कोलॉइड मिला रहे हैं, जो प्रिवेंट कर रहा है, उसकी मिनिमम अमाउंट है। यानी कि हमारा 10 ml गोल्ड सोल है, उसके अंदर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया NaCl का, तो हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा और कोगुलेट करेगा। तो उस 10 ml गोल्ड सोल को 1 ml जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है उससे बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट हमें लायोफिलिक कोलॉइड की डालनी पड़ती है, वो मिनिमम अमाउंट ही क्या होती है, हमारा गोल्ड नंबर होता है। तो डेफिनेशन देखो इसका क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गिवन गोल्ड सोल। यानी कि 10 ml गिवन गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मिनिमम मिलीग्राम के अंदर रिक्वायरमेंट होगी प्रोटेक्टिव कोलॉइड की, उसे हम क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर कहते हैं। व्हेन 1 ml ऑफ ए 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू इट। अब सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू इट क्यों कहा गया है, क्योंकि हमें पता है कोगुलेशन कब होगा, जब उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो उस प्रिवेंशन को रोकने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी प्रोटेक्टिव कोलॉइड की, उसे हम क्या कहते हैं, उसका गोल्ड नंबर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जिसका जितना गोल्ड नंबर ज़्यादा होगा उसका उतने ही क्या हो जाएगी, प्रोटेक्टिव कोलॉइड करने की, प्रोटेक्शन करने की जो टेंडेंसी है वो वीक हो जाएगी। जिसका गोल्ड नंबर कम होगा उसकी प्रोटेक्शन करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि गोल्ड नंबर कम का मतलब क्या है, थोड़ी अमाउंट चाहिए, गोल्ड नंबर ज़्यादा का मतलब क्या है, ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो उससे प्रोटेक्शन पावर का भी पता चलता है। तो होप सो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आज आपको समझ में आई होंगी। तो इस बार जो आपका सिलेबस है 2021 के अकॉर्डिंग, तो ये आपका सिलेबस सरफेस केमिस्ट्री का यहाँ पे खत्म होता है स्टूडेंट्स, हमारा सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट लिख कर पूछ सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।